अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो कंसेप्ट था अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग का, है ना। मैंने इनिशियली आपको थ्योरी एक्सप्लेन करी थी और थ्योरी के बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स फ्रेम कर देखे थे, राइट। अगर अपन बात करें अब यहाँ पर जो इनिशियल लेवल पर हमने थ्योरी देखी थी, तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि वो कंसेप्ट था क्या और उसको अपने को इम्प्लीमेंट करना कैसे है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है, तो एक्सेप्शंस आर द रन टाइम एनोमलीज। रन टाइम एनोमलीज मतलब रन टाइम पर आने वाली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, है ना, जिसके लिए कोई भी बोल सकते हो ऐसा कि बोल सकते हैं ऐसा मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि ये एक्सेप्शन आ सकती है ना। बट उस केस में अब कोई भी अगर ऐसा प्रिपेयर नहीं रहेगा कि किस टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, तो उस केस में तो कोड आपका ब्रेक हो जाएगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना। आपकी एप्लीकेशन ही मतलब ऐसा ब्रेक हो जाएगी कि कोई उसको एक्सेस ही नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम। तो फिर उस केस में उन टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। तो अगर अपन बात करें एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब तो द एक्सेप्शंस, है ना, आर दी रन टाइम एनोमलीज, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन व्हिच में अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जो कि अराइज होती है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। और जो मैकेनिज्म होता है इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने का, उसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म। अब वहीं अगर अपन बात करें तो इसमें हम कुछ कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे आपका ट्राई हो गया, कैच हो गया, है ना, फिर थ्रो हो गया, थ्रोज हो गया, है ना, फिर फाइनली हो गया। तो ये हम कुछ कीवर्ड्स का यहाँ पे यूज करते हैं। बोलने को ये कीवर्ड्स है, लेकिन हम बोलते हैं इसको ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, है ना, फाइनली ब्लॉक और थ्रोज कीवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या आ सकता है इसमें, तो इसके अलावा हमने कुछ चीजें और डिस्कस करी थी, लाइक जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज, कि थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम थ्रो और थ्रोज के बीच में डिफरेंस की अगर बात करें, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो थ्रो होता है वो मेथड के अंदर आता है, और जो थ्रोज होता है वो मेथड के सिग्नेचर के साथ में आता है। थ्रो सिर्फ एक ही इंस्टेंस को रिटर्न कर सकता है, थ्रोज मल्टीपल एक्सेप्शंस को डिफाइन कर सकता है, ठीक है। थ्रोज के केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि चेक्ड एक्सेप्शन के केस में सिर्फ आप थ्रो से प्रोपोगेट नहीं कर सकते, लेकिन चेक्ड एक्सेप्शन के केस में आप थ्रोज से प्रोपोगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आपको क्या देके रखा हुआ था, थ्रो इज फॉलोड बाय इंस्टेंस और थ्रोज इज फॉलोड बाय द क्लास नेम, है ना। तो ये कुछ आपको क्या देके रखे हुए हैं, यहाँ पर डिफरेंस देके रखे हुए हैं थ्रो और थ्रोज के बीच में। ये डिफरेंस हमने प्रीवियस सेशन में यहाँ पर डिस्कस किए थे। इसके अलावा फिर हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो चेक्ड के केस में आप क्या बोलोगे, दोज एक्सेप्शंस व्हिच आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम और दोज एक्सेप्शंस व्हिच आर चेक्ड एट रन टाइम इज नोन एज रन टाइम एक्सेप्शन। मतलब कंपाइल टाइम पे चेक होने वाला चेक्ड एक्सेप्शन अपना चेक्ड एक्सेप्शन होता है, और रन टाइम पर चेक होने वाला आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है। बोलने को हम ऐसा बोलते हैं कि एक्सेप्शन तो रन टाइम पर आती है, तो फिर कंपाइल टाइम पर उसका क्या सिनेरियो है। तो कंपाइल टाइम पर आप सिर्फ ऐसा बोल सकते हो कि कंपाइलर सिर्फ ये चेक करता है कि उस स्पेसिफिक टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल करने का मैकेनिज्म आपने आपके प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट किया है या फिर नहीं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप एग्जाम देने जाते हैं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में रोल नंबर दिखाना रहता है, राइट। लेकिन घर से निकलने के पहले आप एक बार ये चेक करते हो कि आपने रोल नंबर रखा भी है या फिर नहीं। वहां पर आप आपके घर से निकलते टाइम आपके रोल नंबर को आपके इन्विजिलेटर को नहीं दिखाते हो, आप बस ये चेक करते हो कि आपने रोल नंबर रखा भी है या फिर नहीं। अगर रखा है तो ही आप आगे जाओगे, नहीं रखा है तो कोई ऐसे छोड़ के नहीं जाता कि अरे मैं लेट हो रहा हूँ, रोल नंबर छोड़ देता हूँ, एग्जाम देने ही चले जाता हूँ। नहीं, आप पहले उसको लेकर फिर जाएंगे। सिमिलरली कंपाइलर भी बस आपके कोड में ये देखता है कि आपने जो कोड फ्रेम सेट किया है, और जब आप उसको यहाँ पर कंपाइल करके आगे बढ़ने वाले हो, रन टाइम वाली सिचुएशन में आने वाले हो, तो जो भी स्पेसिफिक टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है आपके रन टाइम पर, तो उसके हैंडल करने के मैकेनिज्म को आपने कंपाइल टाइम पर मेंशन किया है या फिर नहीं। तो ये यहाँ पर आपका कंपाइलर चेक करता है, जिसलिए अपन इसको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शंस आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम। चेक्ड एक्सेप्शन, या ऐसा बोल सकते हो एक्सेप्शन आपकी कंपाइल टाइम पर नहीं आती है, एक्सेप्शन तो सिर्फ टाइम पर ही आती है। कंपाइलर तो सिर्फ चेक करता है कि आपने उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा है या फिर नहीं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आने के। कैसे, आप बोल सकते हैं 50-50 चांसेस होते हैं। लाइक मैंने बोला कि मुझे एक फाइल को क्रिएट करना है। अब फाइल को क्रिएट करना है, तो फाइल को क्रिएट करने के लिए अगर सिस्टम में मेमोरी होती है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, मेमोरी नहीं होती है तो फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो हियर सिचुएशन ऑफ 50-50 अराइज, है ना, कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं अनचेक्ड एक्सेप्शन की, है ना, जिसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लाइक मैंने बोला एक नंबर है मेरे पास में, और उसे मैं यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक डिवाइड करना चाहता हूँ, या 0 से लेकर 99 तक डिवाइड करना चाहता हूँ। तो उस नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, लेकिन फिर रिमेनिंग 99 टाइम्स अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम या यहाँ पर गलत आंसर कितने टाइम्स आया, सिर्फ 1 टाइम।
मतलब यहाँ एक्सेप्शन आने के चांसेस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1%। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन, और ये आपके रन टाइम पर ही डायरेक्टली मैनेज होती है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, फिर हमने देखा था कि फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज, है ना। तो फाइनल की बात करें तो फाइनल आपका सिंपली कीवर्ड था, है ना। फाइनली आपकी मेथड है, और फाइनल आपका कीवर्ड है ना। फाइनली आपका ब्लॉक है, और फाइनलाइज आपकी मेथड है। फाइनलाइज मेथड आपकी क्लीनिंग एक्शन को परफॉर्म करती है, फाइनलाइज मेथड क्लीनिंग एक्शन को परफॉर्म करती है। फाइनली ब्लॉक, है ना, यहाँ पर क्या करता है कि वेदर एक्सेप्शंस अकर और नॉट, है ना, फाइनली ब्लॉक विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट्स इफ यू राइट, है ना, आफ्टर ट्राई और कैच। अगर ट्राई और कैच के बाद में अगर आपने फाइनली ब्लॉक लिखा है, तो वेदर एक्सेप्शन अकर और नॉट, एक्सेप्शन आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक तो चलेगा, मतलब चलेगा ही सही। और फाइनल के केस में तो आपने देखा ही था, उसको आप वेरिएबल के साथ में यूज कर सकते हो, मेथड के साथ में यूज कर सकते हो, क्लास के साथ में आप यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स फ्रेम किए थे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल है ना, यहाँ पर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग दिख रहा है आपको। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताए थे, जिसमें मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट करवाया था, है ना। एक्सेप्शन कैसे, एक्सप्लिसिटली डिवाइड बाय 0 करके यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट करवा रहे थे, और फिर उसको अपन यहाँ पर हैंडल करवा रहे थे, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अपन एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पे फ्रेम करते हैं, या इसी एग्जांपल को एक बार थोड़ा सा मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। तो इसमें आपने करा क्या है, सिंपली आपने आपकी मेन मेथड क्रिएट करी है, ठीक है। मेन मेथड के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो मेन मेथड के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे, और आप देखेंगे आपने यहाँ पर एक्सेप्शन डेमो 3 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में, है ना, अब यहाँ पर तो हमने ये सिंपली यूजर से 2 वैल्यूज गेट कर ली है, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक डिवाइड नाम के मेथड को कॉल किया है, जिसके अंदर मैंने ए और बी को क्या किया है, यहाँ पर पास किया है। क्लियर है? अब ए और बी को मैंने पास किया है, अब इससे होगा क्या, तो कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से कहाँ जंप कर जाएगा, तो कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से आपका डिवाइड नाम के फंक्शन पे जंप कर जाएगा। अब जब कंट्रोल यहाँ जंप कर जाएगा, तो अब इस केस में होगा क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ए इंट बी, यहाँ पर आपने इंट सी को कितना सेट कर दिया, यहाँ पे 0 सेट कर दिया। आप ट्राई के अंदर है, अब एक चीज याद रखना, ट्राई के अंदर अगर कोई वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते हैं, तो उसका स्कोप सिर्फ उसी ट्राई के अंदर तक ही रह जाता है। बाहर अगर फिर आप एक्सेस करने जाओगे तो वो एरर क्रिएट करेगा, तो उस केस में मैंने यहाँ पर इसलिए इंट सी बाहर लिख दिया, ठीक है। और फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा अब यहाँ पर एक और चीज, कि अगर मैं यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं लगाता, और अगर अपने टास्क को आगे परफॉर्म करता, तो उसमें भी वो मुझे एरर देता। वो बोलता है कि लोकल वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, है ना, मतलब आपको लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि ये गार्बेज वैल्यू होल्ड करके नहीं रखता। तो उस केस में आपने करा क्या, यहाँ पर c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b आपने करा यहाँ पर। अब इस केस में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, तो इस एग्जांपल में आप एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो करवा रहे हो। बाय डिफॉल्ट तो एक्सेप्शन अगर आती है तो थ्रो हो ही जाएगी, लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली भी एक्सेप्शन अगर थ्रो करवाना है, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रो कीवर्ड वी कैन एक्सप्लिसिटली क्रिएट, है ना, एंड थ्रो एक्सेप्शन। कैसे, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर मेरा रिजल्ट, है ना, जो मेरा डिवाइड करने के बाद में आ रहा है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है, तो एक्सप्लिसिटली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन रिजल्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। क्लियर है क्या? आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया है क्या? ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब एक तो ये हो गया कि एक्सप्लिसिटली मैंने एक्सेप्शन थ्रो करवाया, और अगर नहीं, अगर यहाँ पर आप डिवाइड बाय 0 करते हो, और डिवाइड बाय 0 करने के बाद में अगर आपकी एक्सेप्शन आती है, तो आप उसको किस में हैंडल कर लेंगे, फिर यहाँ पर कैच में हैंडल कर लेंगे। कैच में आपने उसको हैंडल करा, कैच में हैंडल करने के बाद में आपने प्रिंट करवा दिया एक्सेप्शन को, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से आप डायरेक्टली यहाँ से कहाँ निकल गए, प्रोग्राम से ही बाहर निकल गए। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। और उसके बाद में अगर सबको सही होता है, तो यहाँ से आप रिटर्न सी तो करवा ही रहे हो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब अगर अपन बात करें, अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट था। अब यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पर चाह रहे हैं ट्राई विथ मल्टीपल कैच का एग्जाम्पल, है ना। अब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कोड लिखने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि एक ही बार में एक से ज्यादा, है ना, टाइप की आपकी एक्सेप्शन यहाँ पर आप क्या करवा सकते हो, जनरेट करवा सकते हो।
और एक से ज्यादा टाइप के अगर एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट होते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे यूज करेंगे ट्राई विथ मल्टीपल कैच। अब ये ट्राई विथ मल्टीपल कैच कैसे क्या यूज होगा, तो चलते अपन यहाँ पर एक नया एग्जांपल फ्रेम करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने लिखा एक्सेप्शन डेमो 4। अपन एक काम करते हैं, ये पूरा ही सिनेरियो, पूरा ही एग्जांपल अपन फिर से बना लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ राइट एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा सिंपली क्लास, क्लास में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सेप्शन डेमो 4। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिंग args। अपन यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ तक आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सेप्शन डेमो 4 का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद में मैंने obj डॉट, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, myfun नाम से मैंने एक फंक्शन को कॉल कर दिया। अब myfun नाम के फंक्शन को कॉल किया, आपके पास में दो मैकेनिज्म है यहाँ पर, क्या, या तो अब आप obj डॉट myfun को ही ट्राई कैच में लिख लो, तो वहाँ पे चीजें हैंडल हो जाएगी कि आपने बस फंक्शन को कॉल किया, एक्सेप्शन आएगा, तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो myfun रिस्पॉन्सिबल होगा, तो myfun के पास में कंट्रोल आएगा और वो उस चीजों को हैंडल करेगा। और नहीं तो आप फिर क्या करोगे, myfun के अंदर ही आप ट्राई कैच लगा दोगे। सिंपल सी बात है, दो चीजें होती है। आप इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, राइट, है ना। अब आप यहाँ पर एज अ एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉयर हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब तीन सिनेरियो हो गए, एक तो एम्प्लॉय नहीं, आप एम्प्लॉय हो गए, है ना। अब आप एम्प्लॉय हो गए, आपके ऊपर मैनेजर है और मैनेजर के ऊपर ऑनर है, राइट। अब अगर अपन बात करें कि अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय है ना, अब आपकी कुछ ऐसा कस्टमर बेस्ड अगर कोई कंपनी है जहाँ पे कस्टमर से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो आपके पास में कोई कस्टमर आया, अब इन केस अगर वो आपसे उलझता है, राइट, कि आपकी और उसकी बहस होती है, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्टली उसे ये बोल दें कि वो मैनेजर से जाके बात करे। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, आपने एक्सेप्शन को आगे बढ़ा दिया। आपने क्या कर दिया, एक्सेप्शन आई, कस्टमर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा, आपने बोला मैनेजर से जाके डील करो, तो आपने उसको आगे पहुंचा दिया, राइट। तो अब ऐसा भी कर सकते हो आप कि आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आई, तो उस एक्सेप्शन को आपने उस फंक्शन को ही भेज दिया कि फंक्शन ही उसको हैंडल कर लेगा। और दूसरा सीन ये होता है कि आपने मैनेजर तक तो बात ही नहीं जाने दी, आपने ही उसको वहीं पे सॉर्ट आउट कर दिया। तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि अगर आपने फंक्शन को कॉल किया है और अगर एक्सेप्शन आया है, तो आपने उसके अंदर ही ट्राई कैच लिखकर उसको वहीं से मैनेज करके हैंडल करके काम खत्म कर दिया। क्लियर है। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा सिंपली वॉइड में मैंने लिखा है myfun। अब myfun के अंदर अपन करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर तो आ गया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, तो मैंने सिंपली लिखा सबसे पहले तो ट्राई के अंदर अब मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है इंट में मैंने लिखा है ARR। अब ARR में मैंने यहाँ पे क्या इतना लिखा है, मैंने लिखा है 50, सॉरी। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में सिंपली क्या मेंशन कर दिया, 1 2 3 4 और 5। अपन ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं क्या, ठीक है। अब ये मेंशन करने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर एरे ऑफ 2, और मैंने यहाँ पे प्लस किया, मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, एरे ऑफ 2। क्लियर है यहाँ तक, है ना, मैंने लिख दिया एरे ऑफ 2। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर स्ट्रिंग में मैंने लिखा str इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, वेलकम, राइट। और अब मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया है क्या, str डॉट कैरेट, और कैरेट में मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। ठीक है, मैंने लिखा str डॉट कैरेट, और मैंने अभी कितना मेंशन कर दिया है, 2। क्लियर है यहाँ तक, ये तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया है। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा इंट ARR के बाद में 1 2 3 4 5 मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ARR ऑफ 2 प्लस ARR ऑफ 2 मैंने लिखा है स्ट्रिंग str वेलकम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str डॉट कैरेट 2 मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दी है, राइट। अपन इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर आता हूँ, इस स्पेसिफिक पाथ पर मैंने इसे ओपन किया, फिर आई एम गोइंग टू राइट जावा-c एक्सेप्शन डेमो 4 डॉट जावा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि ट्राई विदाउट कैच, हमने यहाँ पर ट्राई तो मेंशन कर दिया लेकिन कैच नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, कैच।
कैच में अब क्या आएगा, तो अब यू सिंपली नीड टू राइट एक्सेप्शन ई, और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप यहाँ पे प्रिंट स्टैक ट्रेस भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे खुद का मैसेज भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे जनरलाइज मैनर में जो एक्सेप्शन है उसको भी प्रिंट करवा सकते हो, या फिर उस स्पेसिफिक एक्सेप्शन के मैसेज को भी प्रिंट करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया एक्सेप्शन प्लस ई। क्लियर है यहाँ तक? अपन इसको चला कर देखते हैं। अपन यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर इसको कंपाइल किया। ठीक है, अब एक और चीज अपन एक काम और करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, फाइनली। फाइनली भी क्या है, आपका एक ब्लॉक ही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने एक इसमें मैसेज दे दिया, क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर, एंड ऑफ प्रोग्राम। मैंने इसको सेव कर दिया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कंपाइल किया, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, ठीक है, तो मैंने लिखा जावा, मैंने लिखा एक्सेप्शन डेमो 4, मैंने एंटर किया। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखे रखा हुआ है एरे ऑफ 2। ठीक है, अब देखो एरे ऑफ 2 में आपको कितना मिला, 3 मिला, मिलना ही था ना, 0 1 और 2। थर्ड इंडेक्सिंग मतलब सेकंड इंडेक्सिंग पर आपका एलिमेंट है 3। फिर स्ट्रिंग डॉट कैर एट 2 है ना, तो वहां पे कितना मिला आपको, एल, तो मिलना ही था ना वो, तो है ना 0 1 और 2, तो उस पर भी एल मिल गया आपको। और एट द एंड आपके पास में क्या चल गया, यहाँ पर एंड ऑफ प्रोग्राम आपको मिल गया। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया 20, अब 20 तो है ही नहीं ना, अब 20 है ही नहीं, तो अब उस केस में आपने इसे कंपाइल किया, तो अब देखो यहाँ पर एरर आई है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन आने वाली है, और एक्सेप्शन तो आपकी रन टाइम पर आती है। आपने जैसे हिट किया, उसने क्या बोला, जावा डॉट लैंड डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन 20, और देखो लेकिन एंड ऑफ प्रोग्राम अभी भी चला है। तो इसका मतलब कि आपने देखा कि पहले वाले प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं था, तब भी फाइनली चला, और इस प्रोग्राम में आपका एक्सेप्शन आया, तब भी फाइनली चला। तो कहने का मतलब ये है कि वेदर एक्सेप्शन अकर्स और नॉट, इफ यू राइट फाइनली ब्लॉक, देन इट विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट्स। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत? लेकिन मुझे तो एग्जाम्पल बताना था ट्राई विथ मल्टीपल कैच। तो अब इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर कि अब चलो ठीक है, इसको तो मैंने 2 लिखा रहने दिया, मैं यहाँ पर आया, मैंने अब इसको 20 कर दिया। अब ऊपर क्या एक्सेप्शन थी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसे रन करूंगा। अब देखो यहाँ पर क्या आया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ऊपर था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नीचे है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब होता है ऐसा नहीं कि जहां से एक्सेप्शन आएगा वहां वो डायरेक्टली कैच में जंप कर जाता है, तो उसके अंदर ट्राई के अंदर फिर जो लिखा है वो नहीं चलता है। तो आपका जो पहले केस में एक्सेप्शन आ गया तो वो जंप कर गया कैच में, तो इसलिए नीचे वाला स्ट्रिंग वाला तो चला ही नहीं, और जब यहाँ पर स्ट्रिंग वाला चला तो उस केस में एरे तो चल चुका था। क्लियर है? तो अब अगर अपन बात करें क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर आकर ये एक्सेप्शन की जगह मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन, मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्शन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे एरे एक्सेप्शन। है ना, इन 2 टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है, 2 टाइप की एक्सेप्शन आ सकती है। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, स्क्रीन को क्लियर किया, कंपाइल किया, सक्सेसफुली आपने रन किया, देखो ये तो प्रोग्राम चल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देते हैं जिससे एक्सेप्शन अकर होगी, तब आप यहाँ पर आएंगे, आपने कंपाइल किया, आपने रन किया, तो देखो स्ट्रिंग एक्सेप्शन में वो चले गया। एरे वाला होता तो किस में चले जाता, एरे में चले जाता। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो चलो ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया, लेकिन अब इसके अलावा अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली इसको कर दिया है क्या, एक्सेप्शन डेमो 5। ठीक है, मैंने इसको 5 कर दिया, मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया। अब मैंने बोला कि यार यहाँ पर एक काम करते हैं, ट्राई विथ मल्टीपल कैच की जगह ट्राई विथ जनरलाइज कैच लगा देते हैं, है ना, एक ऐसा कैच लगा देते हैं, है ना, कि जो दोनों चीजों को हैंडल कर ले। अब दोनों चीजों को हैंडल कर ले तो वो तो आपने लिखा हुआ ही था, है ना, वो तो आपने लिखा हुआ ही था ना, ये ऐसा कुछ कि एक्सेप्शन ई, और आप यहाँ पे उसको हैंडल तो करवा ही रहे थे ना।
ऐसा तो आप लिख ही रहे थे, तो इसको अपन बोलते हैं सिंपल ट्राई विथ कैच ब्लॉक। लेकिन अगर मैंने बोला आपको जनरलाइज मैनर में यूज करना है, तो जनरलाइज मैनर में आप क्या करेंगे, क्या जनरलाइज मैनर में आपने यहाँ पर आके लिख दिया क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एरे की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन, मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें, अभी मैंने ऐसा मेंशन किया यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अब सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ये जो आपने ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये बीच में जो आपने लगाया, ये पाइप का सिंबल लगाया है, ठीक है, ये नहीं तो ये, नहीं तो ये। लेकिन अभी जो आपने लिखा हुआ है ये आपको एरर देगा। अब वो एरर क्या देगा, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, अल्टरनेटिव्स इन अ मल्टी कैच स्टेटमेंट, है ना, कैन नॉट बी रिलेटेड बाय, और ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। इसने एक्सेप्शन नहीं दी, इसने एरर ही दे दी, मतलब आपने कोड में ही कुछ गलत लिखा है। अब कोड में जो आपने गलत लिखा है, तो वो गलत क्या लिखा है, तो इनका ये कहना है कि अगर आप ट्राई विथ जनरलाइज कैच अगर यहाँ पर यूज करते हैं, तो उस केस में जब आप कैच मेंशन करते हैं, तो जितनी भी एक्सेप्शन आप वहां पर डिफाइन करेंगे, तो उसमें सब एक ही लेवल की होना चाहिए। अब एक ही लेवल की होना चाहिए मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि आपके ऑफिस में कोई फंक्शन है, राइट। अब आपके ऑफिस में अगर कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन में मैनेजर भी है और नॉर्मल एम्प्लॉय भी है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मैनेजर को मिलेगी, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय का तो नंबर ही नहीं आएगा। बट अब अगर हम बात करें कि पार्टी है और उसमें मैनेजर लेवल के सारे पर्सन को हटा दो, सिर्फ एम्प्लॉय ही है, तो उस केस में फिर जिसका भी नंबर आएगा उसका नंबर आ सकता है ना, जो डिजर्व करेगा वो सेट हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पर जो आपने कैच के अंदर ये पाइप लगा कर ये जो इतनी एक्सेप्शंस लिखी है, तो भले ही अब कोई सी भी एक्सेप्शन क्यों ना आती है, वो सारी एक्सेप्शन इस एक्सेप्शन नाम की क्लास के अंदर तो चली जाएगी ना। ये एक्सेप्शन नाम की क्लास तो सारी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेती है, भले वो एरे इंडेक्स हो, या आपके पास में स्ट्रिंग इंडेक्स हो, या एरिथमेटिक हो, या कोई सी भी हो, हाँ है ना। तो अब अगर ये एक्सेप्शन उन सारी एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगी, तो जो आगे लिखा हुआ कोड है उसका तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए अपने को यहाँ पर इसको हटाना रहेगा। ये जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, ये सेम लेवल पर है, क्योंकि ये दोनों ही किसके अंदर आ रही है, आपके रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर में आ रही है। ये दोनों ही सेम लेवल पर है, और सेम लेवल पर होने की वजह से आप इसको पाइप लगाकर ऐसा लिख सकते हैं। ये नाम ही है, फिक्स प्री डिफाइंड नाम है, अरे क्लास है, ये तो क्लास का नाम है, या आपने डिफाइन नहीं किया है, ये प्री डिफाइंड क्लासेस ही है। एक्सेप्शन भी प्री डिफाइंड क्लास थी, है ना। तो यहाँ पे जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये भी प्री डिफाइंड ही है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये भी प्री डिफाइंड क्लास ही है। ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, है ना, और ये लिखना और इस टाइप से लिखना एक गुड प्रैक्टिस है। ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्टली क्या एक्सेप्शन अराइज हुई है, अगर आप पिन पॉइंट वही बता दोगे, तो आपका कंपाइलेशन टाइम कम लगेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद में आपने उसे बोला कि मेरी तबीयत खराब है, उसने पूछा क्या हुआ है, तो तुमने बोला कि पूरी तबीयत ही खराब है। अब तुम ही देख लो कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दे दो। क्या ये सही अप्रोच है क्या? कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो सारे चेकअप करेगा, पहले तुम्हारा ब्रेन का चेकअप करेगा, फिर आईज का, नोज का, है ना, फिर बाकी और भी जो भी चीजें हैं, है ना, सबके चेकअप करेगा, फिर देखेगा कि यार प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो टाइम कंज्यूमिंग है। बट वहीं अगर जाकर आप सीधे बोल दो कि यार मुझे तो सिर्फ कोल्ड एंड कफ ही हुआ है, तो 2 मिनट में वो सिर्फ आपको 2 गोली लिखकर फ्री कर देगा। इन द सेम वे कि अगर आपने जो कोड लिखा है, तो अब आपको ये तो पता होगा ना कि आप टास्क क्या परफॉर्म करने वाले हो, और उससे प्रॉब्लम क्या होने वाली है। कि अगर आपने यहाँ पर एरे लिखा है, अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उस केस में आने वाली प्रॉब्लम एरे और स्ट्रिंग से ही होगी, उसके अलावा तो नहीं होगी। तो अब आपने डायरेक्टली ये बता दिया कि अगर एक्सेप्शन आती है तो या तो एरे इंडेक्स होगा या स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होगा, तो उस केस में आपका टाइम कम लगेगा ना, और डायरेक्टली वो डिटेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने एक्सेप्शन नाम की क्लास में उसको हैंडल करवाया है, तो पहले वो एक्सेप्शन नाम की क्लास के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद में वो रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद में ये चेक करेगा कि कौन सी एक्सेप्शन है,
यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कंसिडर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आप बोलेंगे सर इतना सा तो टाइम लग रहा है सेकंड्स में, कहाँ किसी को पता लग रहा है, लिखने में क्या जा रहा है? तो अभी तो चलो ठीक है, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप थोड़े से हायर लेवल पर जाते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पर जाते हैं, तो उस केस में आपके पास में इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग होती है कि वहाँ पे सेकंड्स का भी डिफरेंस बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप फाइल को रीड कर रहे हो, अब फाइल को रीड करने में यहाँ पर आपके पास में जो एंट्री है 2 GB की, 5 GB की, 10 GB की फाइल है, अब उसमें 10 lakhs एंट्री है। अब 10 lakhs एंट्री में अगर आप यहाँ पर उसको कुछ एक्सेप्शन जनरेट करवा रहे हो, अब एक्सेप्शन जनरेट करवा रहे हो या एक्सेप्शन आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन वहाँ पे आ रही है या कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है, अब 10 लाख एंट्री में से आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितनी एंट्रीज गलत है। जितनी एंट्रीज गलत है उतनी एंट्रीज के रिस्पेक्ट में वहाँ पे काउंट प्लस प्लस आपको चलाना है। तो आप खुद सोचो कि आपका लूप कितनी बार चलेगा, 10 lakhs टाइम चलेगा। अब 10 lakhs टाइम अगर पूरा लूप चलेगा और एक रो के अंदर अगर 50 कॉलम आ गए तो उसको चेकिंग परफॉर्म करना पड़ेगी। अब उसमें से अगर हर 5वें कॉलम पर अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रही है तो उसको काउंट भी करना पड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा? धीमी करते हुए आपके पास में 10 से 15 मिनट तो हो जाएंगे। और अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन को हिट किया है, गूगल पर आप गए, कोई एप्लीकेशन को हिट किया है और वो खुलने में ऊपर प्रोसेसिंग बता रहा है, तो तुम्हारे पास में इतना पेशेंस है कि जब तक वो खुलेगी तब तक तुम देख सकते हो उसको? तुम 5 सेकंड नहीं रुक सकते, जब तक वो होता है तब तक कि तुम दूसरा टैब खोल के दूसरी साइट लिखकर दूसरी साइट को ओपन कर लेते हो। अब तुम खुद सोचो कि तुमने ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो कि 10 से 15 मिनट ले रही है डेटा लोड होने में, तो सामने वाला यूजर क्यों बैठेगा वहां पे डेटा को लोड करवाने के लिए इतना? तो उस केस में ये जो सेकंड्स का भी जो डिफरेंस आता है ना, वो आगे जाके बहुत ज्यादा ही गैप क्रिएट कर देता है। तो आपको इन सारी चीजों को वहां पे हैंडल करते हुए चलना पड़ता है। जैसे आप लूप चलाते हैं, अब चलाने को तो ऐसा है कि आपने 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार अभी तो चला दिया, अभी तो पता नहीं चलता है, छोटे से प्रोग्राम में एकदम इंस्टेंटली आंसर आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जब उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और आप प्रोसेसिंग करते हैं और जब लूप चलता है तब जो टाइम लगता है ना, वो थोड़ा सा बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जो क्लास का नाम है वो तो कैमल केसिंग में नहीं आता है, शायद वो पहला लेटर बड़ा बाकी। हाँ, तो ये पहला लेटर बड़ा ही तो दिख रहा है, कैमल केसिंग में पहले बड़ा फिर वापस आई बड़ा फिर सी वो पास्कल केस होता है ना? पास्कल केस में पहला लेटर कैपिटल होता है, तो वो पहला केस में वो कैपिटल लेटर है और उसके बाद में तो आप उसको फॉलो करते ही हो ना। ये तो कैमल केसिंग होती है ना, कैमल केस पहला लेटर स्मॉल और बाकी कैपिटल, और पास्कल केस बोलता है पहला कैपिटल और बाद में फिर कैसा भी। तो अब उन्होंने जो मेंशन किया है प्रीडिफाइंड क्लासेस है, तो उन्होंने उसको पास्कल केस में लिखा है, स्टार्ट कैपिटल से किया है, बाकी तो फिर ठीक है रखा हुआ है। क्लियर नहीं आता? तो अब अगर अपन बात करें तो ये मैंने आपको क्या बताया है, ट्राई विद जनरलाइज कैच। अब आप अगर इसको चलाकर देखना चाहते हैं, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके आपने इसे कंपाइल किया, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आप यहाँ पर आए, आपने इसे रन किया, अब देखो आपको यहाँ पर आउटपुट मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर इसके अलावा अगर आप बोलो कि नहीं सर हमको थोड़ा सा और आगे जाके ये बताना है कि एक्सेप्शन कौन सी आई है ना, कि वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आई है या स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आई है ना? नहीं, वो तो आई है, वो तो एक जनरलाइज मैनर में एक्सेप्शन लिखा हुआ आ गया, बाकी की चीजें लिखी हुई आ गई। तुम बोलो कि नहीं सर मेरे को तो मैसेज भी वैसे ही देना है कि अगर स्ट्रिंग आया है तो स्ट्रिंग का एक्सेप्शन और एरे आया है तो एरे का एक्सेप्शन, है ना? तो फिर उस केस में आपको करना कुछ नहीं रहेगा, आपके पास में प्री डिफाइंड कुछ मेथड्स होती है गेट क्लास करके। तो जो आपके पास में इंस्टांस आ रहा है उससे आप गेट क्लास को फाइंड करो, गेट क्लास को फाइंड करने के बाद में आप देख लो कि यहाँ पर अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आया है तो उसके इफ में वैसा स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो, नहीं तो एल्स में जाके वैसा स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। फिर अब अगर अपन बात करें तो अभी तक हमने कौन कौन सा एक्सेप्शन देख लिए, तो मैंने अभी आपको यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन बता दिया, एरिथमेटिक एक्सेप्शन के बाद में मैंने आपको यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बता दिया, फिर मैंने आपको स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बता दिया, राइट? अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो फिर आपके पास में एक और एक्सेप्शन आता है किस नाम से, तो वो एक्सेप्शन है आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, अभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है? अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे और मैंने लिखा नल ठीक है, मैंने लिखा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट?
अब अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पे, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन में अपन यहाँ पर आके मैंने लिखा है 6, ठीक है, और अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, इधर लिखा है मैंने 6 और मैंने इधर भी क्या कर दिया है यहाँ पर 6, राइट। अब एक्सेप्शन डेमो 6 ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एक्सेप्शन डेमो 6 और मैंने लिखा है ओबीजे डॉट मायफन। अपन मायफन पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में ये तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है, और फाइनली भी अगर आपको हटाना है तो हटा दो, आपको समझ में तो आ ही गया है लिखना कैसे। और अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर आकर ऐसा मेंशन कर दिया है क्या कि स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर हेलो, कोई दिक्कत, मैंने क्या करा यहाँ पर इंट इंटू मैंने यहाँ पे क्या लिखा है लेंथ, या फिर मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया और मैंने यहाँ पर अब क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लेंथ, लेंथ में मैंने करा प्लस, और प्लस में मैं क्या करूँगा str डॉट लेंथ। अब मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने उसको सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ का मैंने कितना करा है इसको एक्सेप्शन डेमो 6, यहाँ पे हमने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है क्या, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में फंक्शन आएगा क्या, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने यहाँ पर इसको रन किया, सक्सेसफुली रन हुआ, इसने मुझे लेंथ कितनी दे दी है 5, क्लियर है। अब अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ से हेलो हटा दिया, अब क्या मिलेगा, आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, क्लियर है। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि मैंने यहाँ पर ये भी हटा दिया और अपन अब आते हैं यहाँ पर, मैंने कंपाइल किया, तो अब देखो इसने क्या बोला है वेरिएबल है ना str माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, है ना, आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर मैं इसको इनिशियलाइज करने जाऊंगा तो उस केस में तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अगर मैंने इसको इनिशियलाइज करा तो फिर तो एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं करवा पाएंगे अपन एक काम करते, इसको मैंने क्या करा यहाँ से कट किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर स्टैटिक स्ट्रिंग str, बाय डिफॉल्ट इसमें नल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और फिर अपन अब एक काम करते हैं कि फिर अपन आते हैं यहाँ पर, अब इसको यहाँ से हटाकर डायरेक्टली अब मैं मायफन को कॉल करवा लेता हूँ, तो मायफन को कॉल करवा लेता हूँ, तो मेरे को इसको क्या बनाना पड़ेगा एज अ स्टैटिक, क्योंकि तो आपको भी पता है कि स्टैटिक के अंदर से ही आप स्टैटिक की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, अगर आप ऑब्जेक्ट से उसको कॉल करते तो वो स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस करने के लिए अलाउ नहीं करता, ठीक है। तो मतलब कर देता वो अलाउ तो कर देता, लेकिन ये था कि मतलब आप स्टैटिक के अंदर ही यूज़ करो, या आप देखो चलो ठीक है मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है ये ऐसा है ना, मैंने ऑब्जेक्ट बना के ये ऐसा कुछ लिखा और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है इक्वल्स टू और मैंने लिखा है यहाँ पर ये ऐसा कुछ, अपन यहाँ पर आए, मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करके मैंने इसको रन किया तो ये 0 तो मेरे को मिल गया। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ से इसको भी हटा दिया, अब ये हटाने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश करी, सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गया। अब बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं इसको रन करूंगा, अब देखो उसने क्या दे दिया जावा डॉट लेंथ डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि आप जो लेंथ नाम की मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके पहले है ना आपको कुछ रेफरेंस मिला ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उस str में तो नल है, और नल से अगर किसी मेथड को प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर रहे हो तो वो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन देने का काम, क्लियर है क्या यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया। ये तो जो आपको देके रखा हुआ है आपने क्या जनरेट करवाया है यहाँ पर, आपने यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट करवाया, क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें यहाँ पे इसके अलावा क्या हो सकता है, तो अपन यहाँ तक तो चलो ठीक है आ गए। अब इसके बाद में अगर अपन और एक्सेप्शन की अगर बात करें तो फिर आपके पास में आता है एक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अभी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होता है, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर 6 मैंने लिखा है यहाँ पर कितना 7, मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर मैंने कितना कर दिया है 7, यहाँ पर आकर मैंने कितना कर दिया है 7, राइट। अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अब अपन आते हैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन में मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैंने बोला अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने ये तो सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी है ना, मैंने इसे भी यहाँ से हटा दिया। अब आप लोगों ने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट तो देखा था,
है ना। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जहाँ पर आप कमांड लिखेंगे उसी लाइन में आप आर्ग्यूमेंट देंगे, और जो आर्ग्यूमेंट आप देंगे वो किसके लिए देंगे, तो यू सिंपली नीड टू गिव आर्ग्यूमेंट फॉर योर मेन मेथड। मतलब रन टाइम पर मेन मेथड को अपना आर्ग्यूमेंट अगर देना चाहते हैं तो हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से देते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिख लिया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर फॉर, और फॉर में मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, तो फॉर में मैंने लिख दिया है इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई इज लेस देन args डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है लेंथ, और हर बार अपन क्या कर देंगे आई को प्लस प्लस, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या करा इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैंने लिख लिया है इंट, मैंने लिखा है यहाँ पे वैलिड इक्वल्स टू 0 और इनवैलिड इक्वल्स टू ऑल्सो 0। और अब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है सिंपली ट्राई, और मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है कैच। तो कैच में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर एक्सेप्शन, मैंने लिख दिया यहाँ पर ई। अब एक्सेप्शन में भी मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन मैंने लिखा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है आपको। अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब मैंने यहाँ पर ऐसा बोला कि जो ARGS है ना, उसमें मेरे पास में क्या आएगा, तो उसमें मेरे पास में कुछ डेटा आएगा, तो मैंने यहाँ पर उसको ऐसा लिखने की कोशिश करी इंटीजर डॉट पारसेंट, और मैंने लिखा ARGS ऑफ आई। अब ध्यान से समझना, ARGS ऑफ आई बोले तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू गेट करोगे वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होती है बाय डिफॉल्ट। भले ही आपने इंटीजर में 100 ही क्यों ना लिख दिया हो, दिखने को तो वो 100 रहेगा, लेकिन इंटरनली वो स्ट्रिंग होगा। तो आपको क्या करना है, तो आपके पास में ये इंटीजर नाम की एक क्लास होती है जिसको आप रैपर क्लास बोलते हो, और उसके अंदर एक मेथड होती है पार्स इंट नाम की, जो कि आपके स्ट्रिंग में से एक्चुअल इंटीजर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। आपकी स्ट्रिंग में से आपके इंटीजर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है, मतलब कि वो इंटीजर जो है तो इंटीजर लेकिन स्ट्रिंग के बेस में है ना, मतलब स्ट्रिंग के रूप में है। जैसे मैंने लिखा 100, तो दिखने को तो ये इंटीजर दिख रहा है ना, 100 है, लेकिन वो स्ट्रिंग के टाइप में है, उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब आप बोले सर अगर मैंने एंड्रयू 1 2 3 लिख दिया तो क्या इसमें से भी 1 2 3 निकल जाएगा क्या, तो ऐसा 1 2 3 नहीं निकलेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देके रखी हुई है, तो वो स्ट्रिंग के अगर फॉर्मेट में है तो उस केस में से यहाँ पर पार्सेंट नाम की मेथड क्या कर लेगी, उसमें से इंटीजर को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। तो अगर यहाँ पर सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू आती है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्सेंट उसको स्ट्रिंग में इंटीजर में कन्वर्ट कर देगी। अगर ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देती है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या वैलिड प्लस प्लस, और अगर वहां पर आपने कोई नेम पास कर दिया तो नेम नंबर में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो वो एक्सेप्शन जनरेट करेगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा इनवैलिड प्लस प्लस। और ये सब कुछ प्रोसेस होने के बाद में जब मैं इस लूप से बाहर निकलूंगा, मैंने यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा लिया है क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने सिंपली लिख दिया है क्या यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है इनवैलिड प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वैलिड। तो अपन इसको चला कर देख लेते हैं एक बार। मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करने के बाद अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे लिखा क्या 7। तो देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी हमने, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, यहाँ पर प्लस डॉट आता है ना, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, अभी देखो अभी तो इनवैलिड और वैलिड दोनों ही 0 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने नंबर देना स्टार्ट किया 1 2, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3, मैंने लिख दिया 4, मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 6, लिख दिया 7। अब ये मैंने ऐसा लिखा, तो इसमें काम का डेटा कितना है, एक तो 90 76 5 और 67, ये 4 वैलिड होंगे और बाकी के कितने होंगे, यहाँ पे 3 इनवैलिड होंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 वैलिड है और 3 इनवैलिड है। देखिए ये जो TYU लिखा है तो ये तो स्ट्रिंग है, ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। 5.8 ये तो डबल है, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। 4R ये तो अल्फा न्यूमेरिक है, ये भी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। सॉरी, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्या है आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन।
ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब अगर अपन बात करें, अब जैसे आप बोलोगे कि सर अगर हमने यहाँ पे कुछ और एक्सेप्शन लिख दी, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अब मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल करके मैं इसको यहाँ पर रन करने गया। जैसे मैंने रन करने गया, तब देखो उसने क्या दे दिया, उसने दे दिया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग, और ये उसने ऐसा कुछ दे दिया यहाँ पर। क्लियर है, मतलब उसने यहाँ पर अलग से ही एक्सेप्शन दे दी, क्योंकि वो तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिखा हुआ था वहां पर। समझ में आया? हाँ, तो अब मतलब जैसे अभी ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई है ना, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हैंडल ही नहीं हुई। जैसे कहने का मतलब क्या था कि अब आपको ये पता था कि वहां पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा, तो आपने उसको हैंडल कर लिया। अब लेकिन यहाँ पर वो हैंडल करने वाला मैकेनिज्म तो आपने लिखा है, लेकिन आपने उसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिख दिया, तो अब वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो है ही नहीं ना, मतलब कि चीजें तुमसे भी नहीं संभली। कहने का मतलब ऐसा है कि जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, एम्प्लॉय, मैनेजर और डायरेक्टर। एम्प्लॉय ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, ट्राई कैश लगा के उसने वहीं से कस्टमर को बाहर कर दिया, बात खत्म। उससे नहीं संभला तो उसने मैनेजर के पास में पहुंचा दिया, मैनेजर ने उसको हैंडल किया, उसने ट्राई कैश लगा के उसको वहीं से बाहर कर दिया। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आई कि अब वो चीजें मैनेजर से भी हैंडल नहीं हो रही है, तो फिर अब किसके पास में बात जाएगी, सीधे डायरेक्टर के पास में। अब डायरेक्टर उसे मैनेज करेगा। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर आपने जब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन लिखा, तो मतलब आपने अपने लेवल पर उसको हैंडल करने की कोशिश करी, हो गया तो सब कुछ प्रॉपर है। अब आपने यहाँ पर उसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करने की कोशिश करी, तो अब यहाँ पर आपने लिखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लेकिन एक्सेप्शन क्या आ रही है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। मतलब अब तुमने यहाँ पे तुम भी सही से उसको हैंडल करते हुए चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उस केस में इसको कौन हैंडल करेगा, तो उस केस में इसको जेवीएम हैंडल करता है। तो फिर ये यहाँ पे जो एक्सेप्शन गई है वो जेवीएम ने उसको हैंडल कर दिया है। कि अगर आप कहीं पर एक्सेप्शन हैंडल नहीं करते हैं, तो जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग दैट एक्सेप्शन। क्लियर है? आपसे भी एक्सेप्शन नहीं संभली, तो फिर वो सीधे जेवीएम के पास में गई, तो सीधे प्रोग्राम ही आपका टर्मिनेट हो गया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, चीजें समझ में आई? अब अगर अपन बात करें अब इसके बाद में फिर क्या आता है, तो अब इसके बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, मैं आया 8 नंबर के एग्जाम्पल पे। यहाँ आने के बाद में मैंने अब क्या लिखा है, तो मैंने लिखा क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्लास कास्ट एक्सेप्शन, अब ये क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्या होती है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, सिंपली ये तो सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा है न्यू इंटीजर, मैंने ऐसा लिखा, और अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओबीजे। इंटीजर नाम की क्लास होती है, मैंने न्यू इंटीजर नाम की एक क्लास क्रिएट करी है। ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है सारी क्लासेस की जावा में। तो जो फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा था जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड का, तो उसमें जो आपने हेलो नाम से क्लास बनाई थी, वो भी क्लास यहाँ पर एक्सटेंड करती है आपकी ऑब्जेक्ट क्लास को। और वो भी अगर यहाँ पर एक्सटेंड करती है अगर आपकी ऑब्जेक्ट क्लास को, तो उस केस में आप ऐसा बोलेंगे कि आपने लिखा तो था ही नहीं, तो भले ही आपने नहीं लिखा हो, लेकिन इंटरनली सारी ही क्लासेस या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करती है, एक्सटेंड करती है आपकी ऑब्जेक्ट क्लास को। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपने क्लास बनाई है और इस क्लास के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो इंटरनली इसके पीछे ऐसा लिखा हुआ है, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। समझ में आया? यहाँ पर लिख दोगे तो भी चलेगा। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने स्क्रीन को क्लियर किया, आपने यहाँ पे इसको चलाने की कोशिश करी 7 8, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी कि अपन ने, हाँ अपन ने यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, ठीक है। तो ये देखो ये चल गया, आपने वैसा लिख दिया तो भी चलेगा, आप वैसा नहीं लिखते तो भी चलता, ठीक है।
तो अब इसलिए मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने जनरलाइज मैनर में यहाँ पे क्या करा है, तो जनरलाइज मैनर में मैंने यहाँ पर इंटीजर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया कि मैं कोई सी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ये ऑब्जेक्ट क्लास वो क्लास होगी जिसके अंदर में मैं किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हैंडल करवा सकता हूँ। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर आया स्ट्रिंग पर, मैंने लिखा str और str के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने लिख दिया obj। अब ये तो आपको भी पता है कि ये जो obj है, ये obj किस टाइप का रेफरेंस होल्ड कर रहा होगा, इंटीजर टाइप का रेफरेंस होल्ड कर रहा होगा। तो आपने यहाँ पर टाइप कास्टिंग पढ़ा था ना, अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप पे करते हैं तो वो कहलाती है प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट से डील करते हुए कास्टिंग करते हो तो वो अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग कहलाती है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तो अब यहाँ पर आकर आप सिंपली क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो यहाँ पर स्ट्रिंग। अब आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, डाउन कास्ट करना चाह रहे हो। डाउन कास्ट मतलब, क्योंकि वो जो ओबीजे है वो तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है जो कि इंटीजर को होल्ड कर रहा है, और अब आप उसको डाउन कास्ट कर रहे हो आपकी स्ट्रिंग क्लास के अंडर में। तो अब यहाँ पर अगर आपने इसको सेव किया, सेव करके आपने इसको यहाँ पर कंपाइल किया तो सक्सेसफुली तो कंपाइल हो गया, लेकिन जब आप उसको रन करने गए तो रन करने में देखो उसने क्या दे दिया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। कि आप किसी इंटीजर को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कैसे करवाओगे, मैंने अगर 1 2 3 पास किया तो आप उसको स्ट्रिंग में क्या प्रिंट करवाओगे। क्लियर है। तो फिर उस केस में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, उसको हैंडल करते हुए चलना पड़ेगा, और हैंडल करते हुए चलने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्राई, और ट्राई के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैच क्लास कास्ट एक्सेप्शन ई। और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, एक्सेप्शन, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस। क्लियर है क्या। अब ज़्यादा से ज़्यादा काम ऐसा भी कर सकते हो, गेट मैसेज लिख दो, प्री डिफाइंड मेथड है ना गेट मैसेज, तो सीधे सिर्फ काम का मैसेज ही देगी, इतनी सारी रामायण नहीं देगी। तो यहाँ पर आते हैं, देखो उसने क्या दिया, सिर्फ मैसेज दिया, java डॉट लाइन डॉट इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू java डॉट लाइन डॉट स्ट्रिंग। ये यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब ये तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, मतलब मैंने कितने एक्सेप्शंस बता दिए, एरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको बता दिया, एरिथमेटिक एक्सेप्शन के बाद में मैंने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बोर्ड, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बोर्ड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ठीक है। तो इसके अलावा एक और आता है क्लास नॉट फाउंड, वो वैलिड इनवैलिड वाला, स्ट्रिंग पास कर रहे थे नंबर में कन्वर्ट करवा रहे थे। ठीक है। अब फिर इसके बाद में आता है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या होगा, तो अपन अब एक काम करते हैं, इसका अगर एग्जांपल अपने को देखना है, ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव एज किया, सही। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे तो लिख दिया है क्या, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। मतलब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि जावा के अंदर क्लास नाम से भी क्या होती है, क्लास होती है ना। जावा के अंदर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्लास नाम से भी क्या होती है, एक क्लास होती है, और क्लास नाम से भी एक क्लास होती है तो उसकी एक मेथड होती है फॉर नेम नाम की मेथड। और ये जो फॉर नेम नाम की मेथड होती है, अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर आप लिखेंगे क्लास का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्शन डेमो 8 डॉट, या नहीं मैंने लिखा सिर्फ 8। ठीक है। अब अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर ये तो हो गया, तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट एल में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्लास फाउंड, और मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, और यहाँ पर आकर अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, क्लास नॉट फाउंड। तो मैं ऊपर मैंने लिख दिया क्लास फाउंड और नीचे मैंने लिख दिया क्लास नॉट फाउंड। हम इसको सेव करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, अपन यहाँ पर आ गए, है ना। कौन सा एग्जाम्पल था, 9। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने इसको 9 लिखा, मैंने रन किया, तो देखो क्या मिला, क्लास फाउंड। और वहीं अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्या लिख देता हूँ, क्लास 86 लिख दिया मैंने।
ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने इसको रन करने की कोशिश करी। अब रन करने की अगर मैंने कोशिश करी यहाँ पे, अब देखो क्या मिला, क्लास नॉट फाउंड। क्लियर है क्या यहाँ पर? यहाँ तक समझ में आया? तो ये तो जो कंसेप्ट था ये किसका था आपका, यहाँ पर ये कंसेप्ट था सिंपली आपका क्लास फाउंड और क्लास नॉट फाउंड। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने एग्जांपल लिखा ना अभी, ये क्लास डॉट फॉर नेम का, ये आपका चेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन मतलब कैसा कि जैसे अभी तक के तो जितने भी आपने एक्सेप्शन लिखे थे कि उस केस में क्या हो रहा था कि अगर आप ट्राई कैच नहीं भी लगाते थे, है ना, ट्राई कैच नहीं भी लगाते थे और चलाते थे तो प्रोग्राम तो चलता था, एक्सेप्शन तो रन टाइम पर ही आता था। अभी अब आपने देखा यहाँ पे कि ये एक्सेप्शन डेमो 8 नाम की तो क्लास है ना, 8 नाम की तो क्लास है ना। अब आप देखो यहाँ पर आप ये ट्राई कैच को हटाओ, है ना, कि अभी मेरे को यहाँ पर कोई एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में वो क्लास ऑलरेडी है, तो क्लास फाउंड आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको चलाओगे ना तब यहाँ पर आपको क्या दिक्कत देगा, ये सिंपली यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, देखो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉल्ड और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन है आपकी, वो है आपकी चेक्ड एक्सेप्शन, और चेक्ड एक्सेप्शन होने की वजह से ये बोलता है कि आपको इसको हैंडल करते हुए चलना है, तो आपको मैंडेटरीली यहाँ पर ट्राई कैच तो लगाना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको दिक्कत देगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये देखा था कि अगर एक्सेप्शन नहीं आ रही है और आप उसको चला रहे हो, जैसे आपने वो स्ट्रिंग वाला देखा, नंबर फॉर्मेट देखा, है ना, तो ये सब क्या हो रहे थे, आपके सक्सेसफुली कंपाइल हो रहे थे और आपको आगे पहुंचा रहे थे। वो तो जब अपन ने एक्सेप्शन जनरेट करवाई तो रन टाइम पर एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास में क्लास तो है ना, तो एक्सेप्शन तो आना ही नहीं चाहिए थी, तो मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाया भी नहीं, तो स्टिल वो क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉल्ड और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, है ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ा। तो वो तो कंपाइल टाइम पर ही दिक्कत देता ना, वो तो आपने उसको हैंडल ही नहीं करा है। जो ये आपके एक्सेप्शन है ना, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये चेक्ड एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ये बोलती है कि आपको उसको हैंडल करते हुए ही चलना है, आपको उसको ट्राई कैच में ही लिखना है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर चेक्ड एक्सेप्शन मतलब क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग के सेशन में, रोल नंबर वाला, आपका रोल नंबर जब आप जिस दिन एग्जाम देने जाते हो तो इन्विजिलेटर आपका रोल नंबर देखता है, हाँ या ना, तो फिर तुम घर से चेक करके क्यों आते हो कि रोल नंबर है या नहीं है। वहाँ इन्विजिलेटर आता है क्या घर पे, नहीं आता है, तो फिर तुम क्या देख के जाते हो, तुम सिंपली एक क्रॉस चेक करते हो कि रोल नंबर रखा है या फिर नहीं रखा है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और इन्विजिलेटर आएगा तो वो सबसे पहले रोल नंबर ही मांगेगा, तो आपको घर से निकलते टाइम ये कंफर्म करना पड़ेगा कि रोल नंबर है या फिर नहीं है। काम में कुछ नहीं आ रहा है बट आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बोला है कि ये आपके चेक्ड एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन के आने के चांसेस पूरे होते हैं, मतलब 50-50% होते हैं। तो उस केस में कंपाइलर सिर्फ ये देखता है कि आपने उसको हैंडल करा है या फिर नहीं, एक्सेप्शन आ रही है या एक्सेप्शन नहीं आ रही है, इसको अभी कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपाइल टाइम पर तो पता ही नहीं लगेगा ना कि एक्सेप्शन आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि एक्सेप्शन आर दी रन टाइम एनोमलीज, रन टाइम पर आने वाली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है। तो उस केस में कंपाइलर सिर्फ ये देखता है कि आपने इस टाइप के आने वाले एक्सेप्शन को हैंडल करा है या फिर नहीं। अगर करा है तो आपको आगे पहुंचा देगा, नहीं करा है तो आपको वहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर देगा। क्लियर है क्या? ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा होगा, राइट। तो अब ये तो कुछ आपके क्या हुए, ये सारे आपके रन टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरीज में ये सारे एक्सेप्शंस आपने देखा था यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपके पास में और भी एक्सेप्शंस होती है, जैसे इंटरप्टेड एक्सेप्शन हो गया, है ना, आईओ एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, एडब्ल्यूटी एक्सेप्शन हो गया। तो एडब्ल्यूटी तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट पढ़ते हो तब आती है, जब आप एडवांस पढ़ते हो तब वहाँ पर एसक्यूएल एक्सेप्शन आती है, जब आप मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तब वहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगा, जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे वहाँ पर आईओ एक्सेप्शन आएगा। तो इन सारे के एग्जाम्पल्स तो आपको तभी देखने को मिलेंगे, अभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अभी इसमें एक एग्जाम्पल अपना और बाकी है, और वो ये है कि अगर आपको यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। मतलब अभी तो आपने सब सारी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन ही हैंडल करी है,
प्रीडिफाइंड मतलब कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं कि आप अपनी एक्सेप्शन खुद बनाएं, है ना। जैसे मैंने बोला कि मेरे को कोई एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना है और उसमें अगर बैलेंस कम है तो मैं खुद एक एक्सेप्शन बना दूं, लो बैलेंस एक्सेप्शन या इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन या इनसफिशिएंट अमाउंट एक्सेप्शन। तो मैं खुद की अगर एक्सेप्शन क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो वो हमें इसमें एक लास्ट एग्जांपल और देखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग के कांसेप्ट में, राइट। तो ये वाला टॉपिक फिर अपन कवर अप करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे, है ना, और फिर इसके बाद में अपन फिर आगे के कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं।